और आज हम यूपीपीएससी की राज्य व्यवस्था के टॉपिक के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि करंट अफेयर्स में है वो हम डील करने जा रहे हैं। वैसे अगर देखें तो आज के समय में दो ऐसे इश्यूज हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं। पहला जो विवाद यूक्रेन में और रशिया में चल रहा है और बहुत ही इसमें परिणाम जो हैं वो विपरीत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो इसकी आड़ में थोड़े दिनों के लिए छुप जरूर गया है लेकिन फिर से बाहर आएगा, जो है कर्नाटक का हिजाब का इशू। ये मुद्दा कुछ ऐसा है जो हमारे संविधान से, हमारे मूल अधिकारों से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। अगर देखें तो हुआ क्या, इसके मोटे तौर पर अगर इसकी हम कहानी समझें तो क्या हुआ कि कर्नाटक के कुछ स्कूल में कुछ मुस्लिम जो स्टूडेंट्स थी, जो कन्याएं थी, वो हिजाब पहनकर आना चाहती थी और जिसमें क्या हुआ, स्कूल वालों ने उन्हें मना कर दिया कि ये काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये मुद्दा थोड़ा गरमाया जिसके रेस्पॉन्स में ऐसी भी दलील दी गई कि सरकार की तरफ से, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों का ऐसा, अपोजिशन का ऐसा कहना है कि सरकार की तरफ से कुछ गैर सरकारी जो संगठन है उनका उपयोग कर इसे भुनाने की कोशिश की गई। ये ऐसा उन लोगों का कहना है, ये मेरा कोई मत नहीं है, ये उन लोगों का कहना है। और जिसके एवज में हमने देखा कि कुछ बच्चे जो दूसरे समुदाय से थे वो भगवा रंग का जो अंगोछा है उसको पहन के वहां पर आने लगे। तो ये विवाद काफी बड़ा हो गया। इसमें ये बात सामने आई कि ये हिजाब पहनना हमारा मूल अधिकार है। अगर हम अनुच्छेद 19 को देखें या अनुच्छेद 25 को देखें, जहां पर हमें धर्म का अधिकार है और जहां पर हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इन दोनों तरीकों से, इन दोनों अधिकारों से हमें ये हक है कि हम हिजाब पहन सकते हैं। और यहां पर रिस्पॉन्स क्या आया अपोजिशन में कि भाई अगर आप हिजाब पहन सकते हैं तो हम भी भगवा रंग का अंगोछा पहन के अपने स्कूल में आ सकते हैं। अब बात क्या है, ये मामला पहुंच चुका है उच्च न्यायालय के पास, कर्नाटक के उच्च न्यायालय के पास, जो इस पे अभी सुनवाई कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा नहीं है कि 2021-22 में ये शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत बहुत पहले, अभी बहुत फिलहाल में अगर देखें तो 2019 में एक ऐसा ही केस हुआ, उससे पहले 2016 में हुआ, 1986 में हुआ। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ये शुरुआत इसकी कहां से होती है, एक कहानी के तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये चीज हो जाती है। 1986 में, 1986 की ये बात है और एक व्यक्ति थे बिजॉय नाम के, और ये ईसाई धर्म से आते थे। ईसाई में एक खास धर्म जिहोवा करके एक धर्म होता है, उसमें होते तो ये क्रिश्चियन है लेकिन इनकी मान्यताएं कुछ थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो इसमें इन्होंने ये बात रखी, स्कूल में जब ये पहुंचे, इनके 3 बच्चे थे, जब वो बच्चे स्कूल में पहुंचे और बात आई नेशनल एंथम की कि आपको राष्ट्रीय गान गाना है, जन गण मन, तो इसमें उन स्टूडेंट्स ने ये बात रखी कि हमारे धर्म के अनुसार हम राष्ट्रीय गान में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, हम सीधा ऐसे खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो ये हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएगा। जिहोवा करके एक सेक्ट, एक धर्म है जो कि ईसाई समुदाय का एक छोटा भाग हम उसको कह सकते हैं। तो यहां पर यह हुआ कि जो ये 3 बच्चे थे, ये स्कूल पहुंचे, स्कूल वालों ने मना कर दिया कि भाई आप ऐसा काम नहीं कर सकते, या तो आपको राष्ट्रीय गान गाना पड़ेगा या आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इनको स्कूल से इनका दाखिला जो है इन्होंने खारिज कर दिया। अब ये बात धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और ये बात पहुंच गई सरकार के पास, सरकार से पहुंच गई कोर्ट के पास। तो सरकार ने इसमें क्या करा, एक इसमें कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये पाया कि ये जो बच्चे हैं, अगर इनकी मान्यताओं को देखें, इनके धर्म को देखें, तो हाँ, इनके धर्म के हिसाब से राष्ट्रीय गान गाना
इनके धर्म के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन पाया क्या गया, पाया ये गया जो बेहद जरूरी था कि ये तीनों बच्चे राष्ट्रीय गान के प्रति बेहद सम्मानजनक अवस्था में खड़े होते थे, उसको बहुत ज्यादा आदर देते थे। यानी किसी भी स्वरूप में इन तीनों का ये मानना नहीं था कि ये राष्ट्रीय गान के खिलाफ हैं। उनको उसको ये लोग उसको बहुत सम्मान दे रहे थे और बहुत अच्छे से खड़े हो रहे थे। तो इस पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, इस पर कोर्ट ने इन तीनों के अधिकारों को मान लिया कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं, ये इनके धर्म के खिलाफ है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। ये सरकार ने या फिर अपोजिशन ने इन केसेस का इस्तेमाल किया है और ऐसी दलील रखी है जो लोग हिजाब का सपोर्ट कर रहे हैं वो उन केसेस को सामने ला रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने हिजाब को मान्यता दी है। जो सरकार है वो केसेस सामने ला रहे हैं जहां पर सरकार ने मान्यता नहीं दी है। तो यहां पर क्योंकि मान्यता मिल गई तो ये वो लोग जो समर्थन कर रहे हैं, अगर हम इसको एक विभाजन करें इसका, तो ये पहला हमारा केस ऐसा हो जाता है। अगर आप देखेंगे मूल तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो केसेस हैं, ऐसे केसेस जो हैं, ये ज्यादातर आपको भारत के दक्षिण पार्ट में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये केस ये भी केरल का है, जो आज केस चल रहा है वो भी कर्नाटक का है। इससे अलग जो 2 3 4 5 केसेस हैं वो लगभग दक्षिण भाग के हैं, मद्रास का है, केरल के बहुत सारे केसेस हैं, कर्नाटक का तो हम देख ही रहे हैं। तो यहां पर हम अच्छा इसमें क्या दलील दी गई, जो सरकार थी, सरकार ने ये बोला कि जो कर्नाटक जो शिक्षा का अधिनियम है वहां पर उसके हिसाब से उसका एक सेक्शन है 133, उस सेक्शन के हिसाब से ये कॉलेज डेवलपमेंट एक कमेटी होती है, वो ये डिसाइड करती है कि किसी कॉलेज में यूनिफॉर्म होगी वहां पर या नहीं होगी। अब इस पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। ये सेक्शन जो है ये कह रहा है कि जो कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि भैया आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है कि नहीं आना है। इसके एवज में जो लोग हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर देखिए 133 के हिसाब से सॉरी, कॉलेज डेवलपमेंट जो कमेटी है वो तो कर लेगी, चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन इसका हेड है कौन, इसको चला कौन रहा है, चला रहा है उस जगह का एमएलए, यानी कि जो हमारा विधायक है। और ये विधायक कौन सी सरकार से, जिसकी ये खिलाफत कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो एमएलए है ये तो सरकार का ही है, और जब सरकार को ही ये डिसाइड करना है कि यूनिफॉर्म, मतलब उस एमएलए को ही डिसाइड करना है यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं, तो वो तो बोल देगा भैया। तो यहां पर ये समझने वाली बात है, और इसी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि यहां पर होने वाला क्या है, भविष्य में कैसे कोर्ट के सामने एक ऐसी अवस्था आने वाली है जिसमें सर्टेनली हम ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा मुश्किल होगी फैसला लेने में। तो पहला केस हमने ये देखा 1986 का, और इसके बाद देखें अगर 2003 में एक केस हुआ जिसमें वाहिदा एक तरफ थी और दूसरी तरफ बनाम केरल राज्य। तो जैसे मैंने कहा कि केरल आपको बार बार देखने को मिलेगा, कई सारे भारत सोसाइटी करके एक केस था, 2003 का ये केस है। और इस 2003 के केस में क्या हुआ कि एक स्कूल था, एक, और उस स्कूल में सभी सिर्फ महिलाएं वहां पर आती थी। और हुआ कि जैसे अभी चल रहा है कि वहां पर कुछ बच्चियां जो हैं वो हिजाब पहन के आना चाहती थी और स्कूल की क्लास में वो बैठना चाहती थी, और स्कूल से उनको मना कर दिया गया कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, आप ये हिजाब पहन के नहीं बैठ सकते हैं। तो इस पर धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और मामला कोर्ट के पास पहुंच गया। तो कोर्ट ने यहां पर क्या देखा, कोर्ट ने जब भी ये कोर्ट डिसीजन लेता है तो सारी चीजें देखता है कि भाई ये आपके धर्म का बहुत ज्यादा जरूरी अंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है, अगर है तो उसको मान्यता दे देता है। तो यहां पर जो हमारा न्यायालय है उसने ये देखा कि ये जो हिजाब है
ये कुरान के हिसाब से किस संदर्भ में बोला गया है, तो वहां पर कोर्ट ने क्या पाया कि सर ढकने की बात तो हुई है, सर ढकने की बात तो हुई है, जैसे कि एक चैप्टर 4 है, 24 है, सॉरी चैप्टर 24, और इसकी जो सेक्शन है 31 नंबर का, इस यहां पर, और ये बात करता है रोशनी की। से हमारी किताबों में अलग अलग चैप्टर होते हैं, ऐसे ही ये चैप्टर 24 है जिसका वर्ष 21 है, जो बात कर मतलब चैप्टर रोशनी का है। तो यहां पर ये बोलता है कि भाई आपको अपना सर ढकना है। एक और जगह हदीत, मैं वापस आ रहा हूं इस पे, एक हदीत जो सप्लीमेंट्री किताबें होती हैं उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया है। तो यहां पर ये दो चीजें कोर्ट ने देखा, क्या देखा कि इस सेक्शन में 31 सेक्शन में देखा कि ये बोला गया कि आपको अपनी वो शरीर का वो अंग जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मैं उस रेस्पेक्ट में उसको कोट नहीं कर रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो उसमें यह बोला गया कि आपके शरीर के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको आप सिर्फ उन लोगों को दिखा सकते हैं जो आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पिता हैं या आपके ससुर हैं। इस तरीके की बात उसमें बोली गई। अब जब ये बात सामने आई तो इस बात से ये समझ में आ जाता है कि अच्छा, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखा सकते, मतलब सड़क पे चलते हुए, बाजार में ऐसे कुछ करके नहीं आप शो ऑफ कर सकते। आप घर में वो जो आपके रिलेटिव हैं, माता पिता, उनके सामने आप ऐसा कर सकते हैं, हाथ पैर उन सब की बात हो रही है। तो यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब वो सारा स्कूल ही लड़कियों का है तो उसमें तो ये बात ही नहीं है, उसमें तो जो दूसरे मर्द हैं उनके सामने अपने शरीर के अंगों को दिखाने की बात आ ही नहीं रही है। तो इसीलिए यहां पर कोर्ट ये कह देता है कि यहां पर हिजाब जो है वो गैर जरूरी हो जाता है। तो एक केस हमने देखा सपोर्ट में और एक केस देखा हमने इसके अपोजिट है। तो ऐसे बहुत सारे केस चलते रहे। इसके बाद 2006 का एक केस आया, 2006 का एक केस आया जहां पर अजमल साहब थे और अपोजिशन में फिर से, जैसे मैंने कहा कि साउथ की सरकारें हैं तो मद्रास की यहां पर सरकार थी, सॉरी हाँ मद्रास की सरकार थी। तो यहां पर हुआ क्या, 2005 की ये बात हुई, 2006 में ये केस हुआ, 2005 की ये बात हुई। हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसने देखा कि भैया इलेक्शन के समय में बड़े बवाल हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी करके चला जा रहा है, एक आदमी दो दो वोट डाल दे रहा है, एक आदमी चार चार वोट डाल दे रहा है, ऐसे कैसे, इसको सुधारने की जरूरत है। और इसीलिए कोर्ट ने ये बोला कि भैया अब से छपेंगे आपके नाम के आगे फोटो, जिससे आप पहचाने जा सके। ऐसा नहीं है कि आप अब रॉबिन हुड के भेष में कुछ भी करके चले जाएंगे, आपकी शक्ल वहां पर आएगी जरूर। अब जब शक्ल की बात हुई तो जब निर्वाचन आयोग मुस्लिम इलाकों में गया, एक देखने वाली बात और समझने वाली बात यह भी है कि बड़ा अच्छा जवाब दोनों तरफ से दिया गया। वो भी देखने वाली बात है कि जब निर्वाचन आयोग उन इलाकों में गया, जैसे पश्चिम बंगाल है या पौंडीचेरी के कुछ इलाके हैं, तो वहां पर उनको बिल्कुल भी दबाव देखने को नहीं मिला मुस्लिम समुदाय से। जब ये पहुंचे मद्रास, मद्रास की ऐसी सीट पर, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जहां पर मुस्लिम्स ज्यादा थे, तो वहां पर विवाद हुआ कि आप कैसे हमारी महिलाओं की फोटो खींच के उस लिस्ट में, जो लिस्ट तैयार होती है निर्वाचनों के लिए, उसके लिए लगा सकते हैं। इनको बोला गया गोशा नशीन महिलाएं, जो आगो उसमें रहती है, मतलब पर्दे के अंदर रहती हैं। तो यहां पर अजमल साहब ने यह पॉइंट रखा कि भाई हमारे धर्म के हिसाब से हम अपनी जो महिलाएं हैं वो अगर उसमें निर्वाचन के समय लिस्ट में उनका फोटो आ जाता है तो वो तो पब्लिक हो जाएगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारा धर्म अलाउ करता ही नहीं है, तो आप कैसे छाप सकते हैं उसको। और इसीलिए इसका विवाद उठा। इस पर कोर्ट ने क्या पाया, सेम वही वर्ष देखा गया जो जिसकी हम बात कर चुके हैं, 24 और 21 की बात कर चुके हैं। तो यहां पर कोर्ट ने फिर से वही वर्ष दोहराया और क्या पाया कि भैया आप सही कह रहे हो, आपकी महिलाओं को, यहां पर दो चीजों की बात हो रही थी, एक तो सर ढकने की और एक बात हो रही थी पर्दे की। तो पर्दा और सर दोनों अलग अलग चीज हो गई। जो पर्दा है उसका जो
शुरुआत है, वो उसकी शुरुआत को इस्लाम धर्म से जोड़कर नहीं देखा गया, बल्कि एक दूसरा धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म है, उससे देखा गया कि वहाँ से इसकी शुरुआत, जो कोर्ट में, जो न्यायालय में दलीलें दी गई, उसमें ये पाया गया कि इसकी शुरुआत वहाँ से नहीं हुई है। तो इसीलिए इस्लाम में, और इस वर्ष में है भी नहीं कि भाई आपको अपना पर्दा करके रखना पड़ेगा। जिसकी मैं एक बात कर रहा था पहले, एक हदीत की बात कर रहा था, तो वहां पर एक छोटी बच्ची का जिक्र आता है, आसमा, उसका नाम है आसमा। उसमें ये बोला गया कि बेटी आसमा, वहां पर डिस्कशन हो रहा है, एक चर्चा चल रही है, और आसमा से ये बोला जाता है कि आसमा, जब कोई लड़की अपनी उस अवस्था में पहुंच जाती है, जब वो माँ बनने के लायक हो जाती है, बेसिकली ये मेनेस्ट्रॉल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो जब उस अवस्था में कोई बच्ची पहुंच जाती है तो उसको अपना सर ढकना है और अपने पूरे जो अंग हैं उसको छुपाना है। इस तरीके से वो दलील दी गई। तो कोर्ट ने यहाँ क्या पाया कि ठीक है, वो सब बात ठीक है, लेकिन पर्दे की बात कहीं नहीं हो रही, पर्दे की बात कहीं नहीं हो रही है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भाई फोटो लगेंगे और ये वैलिड है। और जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ से बड़ी अच्छी बातें निकल के आई, तो इसी तरफ से जो सरकार की तरफ से जो पक्ष था वकीलों का, वो ये बोल रहे थे, और उस तरफ से लोगों से भी बड़ी अच्छी बातें निकल के आई कि पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां भी मुस्लिम बहुल इलाका था, पौंडीचेरी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया कि बड़ी अच्छी चीज आप कर रहे हैं, इससे जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो पाएंगे, इससे कोई एक आदमी दो वोट नहीं डाल पाएगा। तो ऐसी भी बातें सामने निकल के आई ये 2006 के केस में। इसके बाद क्या हुआ, 2006 के बाद 1986 का हमने केस देख लिया, भारत एजुकेशन सोसाइटी हो गई 2006 के बाद। अब जिसकी दलील दी गई है, अपोजिट मतलब जो लोग हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक केस आया 2014 का, ये नालसा का केस है, बनाम भारत। यहां पर इन्होंने क्या बोला, भारत सरकार, यहां पर एक व्यक्ति थे, जो जिनका लिंग, वो जन्मे तो पुरुष लिंग में थे, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी वो दूसरे लिंग की तरफ थी। तो यहाँ पर होता क्या था कि जब वो महिलाओं के कपड़े पहनकर निकलते थे तो समाज में उनको वो सम्मान नहीं मिलता था, बल्कि और कटाक्ष देखने को मिलते थे, और जिसके वो जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पा रहा था। जब वो सूट पहन के महिला की भेष में निकलते थे तो उनको बड़ा दुख और मतलब बड़ी बुरे बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। तो ऐसे ही नालसा ने इस केस को उठाया, उनकी तरफ से लक्ष्मी त्रिपाठी करके उनका नाम था, उनके लिए ये केस उठाया और ये पहुंचा 2014 में कोर्ट में। तो यहाँ पर दलील क्या दी गई, 2014 की ये बात है, यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि भैया कोई भी व्यक्ति कोई भी कपड़े पहन सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो जो चाहे कपड़े पहन सकते हैं, उनकी ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर पुरुष महिला के कपड़े पहन रहा है, महिला पुरुष की कपड़े पहन रही है, तो इसे आप नहीं रोक सकते। और यहाँ पर यही दलील दी गई। यहाँ पर देखिए, रेस्पेक्ट देखने की जरूरत है। यहाँ पर कोर्ट ने कुछ और बात बोली है, और यहाँ पर हम ये दिखाने की कोशिश हम करेंगे कि जो हिजाब का सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि इस केस में, 2014 के केस में, कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आप कुछ भी पहन सकते हो। तो ये थोड़ी सी चीज जो कि सब्जेक्ट से थोड़ा सा परे निकल जाता है, क्योंकि जिस संदर्भ में यहां पर कोर्ट ने बोला वो कुछ और ही था, और इस संदर्भ में यहां पर कुछ और ही है। मतलब ऐसा नहीं, इसके हिसाब से जैसे ये बोल रहे हैं कि आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, और क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया है कि लड़का लड़की के भी कपड़े पहन सकता है, मतलब कोई भी कुछ भी कपड़े पहन सकता है, तो आपको इस कुछ भी पहन सकते हैं, और इसीलिए आप स्कूल में भी कुछ भी पहन के जा सकते हैं। तो फिर तो ये वाली बात हो सकती है कि आप स्कूल में कुछ भी पहन के जा सकते हैं, हरा पीला लाल कत्थई कुछ भी पहन के जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब अटपटा सा हो जाता है। इसके बाद ऐसे ही 2016 में एक केस हुआ, ये केस अच्छा रहा, 2016 में ये केस रहा। 2015 की ये बात है, पीएमटी के एग्जामिनेशन में
जो मेडिकल एग्जाम होता है उसमें जो संस्था थी उसने ये पाया कि भैया चीटिंग बहुत हो रही है। आप इधर से पर्चे लाते हैं, उधर से पर्चे लाते हैं, छोटी छोटी पर्चियां लाते हैं, पैंट में छुपा लेते हैं और हेयर पिन्स में छुपा लेते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और एक मजे की बात यह है कि चीटिंग भी इवॉल्व हो रही है। हमारे ज़माने में कुछ और तरीके से चीटिंग हुआ करती थी। बॉक्स पे लिख के ले जाते थे, रबर पे लिख के ले जाते थे। आज के ज़माने में और नई तरीके से चीटिंग हो रही है। हेयर पिन्स में जो है छोटी-छोटी पर्चियाँ छुपाई जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है और चीटिंग भी इवॉल्व हो रही है। एक अ, नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो संस्था थी उसने कहा कि भैया चीटिंग बहुत हो रही है और इसीलिए हम ड्रेस कोड लगा रहे हैं कि आप जो है फुल बाजू का कुर्ता नहीं पहन के आ सकते, यहाँ तक का कुर्ता आप नहीं पहन के आ सकते जैसे मैंने पहना है। मेरे को यहाँ कोट पहनना था तो मेरे को यहाँ कटवाना पड़ेगा, ऐसे कट लगवाना पड़ेगा जैसे मोदी कुर्ता होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी मेरे राजनीतिक विचार नहीं है, उसको अलग रखे। मैं सिर्फ एक संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि हाफ बाजू में आपको कटवाना पड़ेगा, चाहे वो कुर्ता हो चाहे शर्ट हो। और कुछ ऐसा ड्रेस कोड उन्होंने बना दिया। तो इस ड्रेस कोड से उन्हें आपत्ति हो गई, जो मुस्लिम महिलाएं थी, कि भाई हमारे धर्म के हिसाब से हम हाफ बाजू में पेपर देने नहीं आ सकते। ठीक बात है। और हिजाब भी हमें पहनना है। ये दो बातें आप कह रहे, क्योंकि यहाँ पर हिजाब भी उन लोगों ने ड्रेस कोड में मना कर दिया था। ऐसे ही करके ये मामला भी पहुंचा कोर्ट में और कोर्ट ने क्या बढ़िया जजमेंट दिया कि भाई 2015 से आप इस चीज के बारे में कोई बात करते नहीं है और ऐसा कोई ड्रेस कोड है नहीं जो आप अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर हिजाब को भी वैलिडिटी दे दी और तो और लंबी बाजुओं को भी वैलिडिटी मिल गई। बड़ी अच्छी बात। तो कोर्ट, देखिए, न्यायालय अपने मन से काम नहीं कर रहा है कहीं भी। बड़ी अच्छी बात न्यायालय की कि दोनों चीज अच्छी थी, कोर्ट ने उसको मान्यता दी। यहाँ पर नहीं था अच्छा, चुनावों में दिक्कत आ रही थी, कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। और बहुत रिसेंटली, बहुत ही जल्दी में अगर हम देखें, बहुत ही पुरानी बात नहीं है, 2019 की बात है, सिर्फ 2019 19 2019 की बात है। और ये इस तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है कोर्ट ने उस स्कूल की बात मानी, एक प्राइवेट स्कूल की बात है। 2019 की हम बात करेंगे इसको। और जैसे यहाँ एक बेटी थी फाहिदा, यहाँ पर भी एक फाहिदा ही थी और बना फिर से, बार फिर कौन आ रहा है? केरल। लोग पढ़े लिखे हैं। देखिए, अगर आप रिक्शा वाले को बताएंगे कि भैया ये तुम्हें मार रहा है, पुलिस वाला तुम्हें मार रहा है, तुम्हारे अधिकार नहीं है क्या? तुम्हें अनुच्छेद 23 नहीं पता क्या? तुम्हें 15 नहीं पता? तुम्हें 16 नहीं पता? तो उसके लिए वो गैर जरूरी है, उसको नहीं पता क्या है मूल अधिकार, उसको संविधान ही नहीं पता। भैया अगर आप देखेंगे संविधान, तो हमारा संविधान थोड़ी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी मतलब टेंशन वाली भाषा में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, दुनिया में सिर्फ ऐसे 13 देश हैं, 13, जिनका संविधान ऐसी भाषा में लिखा हुआ है, ऐसी कठिन भाषा में लिखा हुआ है। उस 13 देशों में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, बहुत ही जबरदस्त चीज जो है देखने वाली, वो ये है कि ये 13 देश है कौन कौन। क्या ये बहुत बड़े बड़े देश हैं? हिंदुस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इनमें से ये कोई भी देश नहीं है, बड़े बड़े देश नहीं है। बड़े बड़े देशों ने छोटी छोटी भाषा में लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा हमें इसको देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। दिखावे की हमने यहाँ पर थोड़ी सी बात करी है। छोटे छोटे देश कैसे, हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है उन 13 देशों में। इसके बाद द ग्रेट रिपब्लिक, दुनिया का सबसे महान देश पाकिस्तान, लगता है देख के किया हो हमारा। इसके बाद माइक्रोनेशिया, छोटा सा देश है। कीनिया, कीनिया को आप जो है उससे जानते होंगे, क्रिकेट टीम से। या फिर पापुआ न्यू गिनिया, गिनिया, ऐसे क्या आपने हो सकता है नाम भी ना सुने हों। तो ऐसे छोटे छोटे देश हैं, इसको हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि अगर हमने आम भाषा में अधिकार लिखे हैं तो लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएंगे। अब विधि के समक्ष क्षमता, समता,
तो ये जो है उसको क्षमता लगानी पड़ेगी, उस क्षमता को समझने के लिए थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो जैसे मैं आपसे कह रहा कि ये अधिकार समझने के लिए लोगों का पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत रिसर्चर्स ने जब हमारे प्रस्तावना को देखा, उन्होंने ये कहा कि भई जो प्रस्तावना में हमने लिखे हुए हैं गोल्स, जो हमने अपने एम बनाए हुए हैं, उनको पाने के लिए हमें अपने समाज को बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा बनाना पड़ेगा और सिर्फ पढ़ा-लिखा नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये केसेस, इस तरीके के केसेस जो है साउथ में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यूपीएससी मेंस के नज़रिए से हम ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे केसेस हमें ये साउथ में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एजुकेशन से हमारा सीधे तौर पर रिलेशन है। तो यहाँ पर हम इस 2019 के केस की बात कर रहे हैं जो कि इधर आएगा। 2019 में जैसे ये बात कर रहे थे, फाहिदा बेटी थी, फिर से केरल की बात हुई और प्राइवेट स्कूल था, मिशनरी स्कूल था, माइनॉरिटी जो संप्रदाय है हमारा, उनसे क्रिश्चियन से रिलेटेड ये स्कूल था और यहाँ पर भी सेम केस हुआ, वही केस हुआ, बच्चियाँ जो हैं हिजाब पहन के आई और स्कूल वालों ने मना कर दिया। अब जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में ये देखा गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल था, अभी तक बात हो रही थी संस्था, जो संस्था थी वो सरकारी थी, यहाँ पर जैसे पीएमटी में हमने देखा, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की बात आ रही थी। तो यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो गई। कैसे लड़ाई हो गई कि फाहिदा ने कहा कि मेरा तो 25 खराब हो रहा है, मेरे को मिल ही नहीं रहा है, जो मेरे को धर्म की आज़ादी प्रोवाइड कराई जा रही है संविधान के नज़रिए, संविधान जो मुझे प्रोवाइड करा रहा है वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं हिजाब पहन ही नहीं पा रही हूँ। इधर से जो स्कूल था उसने ये दलील रखी कि भैया हमारे पास भी तो 19 है और 19 क्या बोलता है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपका कोई भी आप काम कर सकते हैं, आपको ये जो है, आप जो प्राइवेट स्कूल है उसका व्यवसाय है ये। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या देखा कि एक इसका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है, तो भैया कैसे? तो कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, फिर से देखिए, कोर्ट मतलब बड़ा सही, हम हमें देखने की जरूरत है कि कोर्ट किस तरीके से फैसला लेता है और इसे देख के हम आगे ये भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब पूरे तौर पर तो नहीं, बट हाँ, कुछ हद तक हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या जजमेंट आ सकता है, क्या इसमें न्यायालय अपना इस वाद में क्या इसका भविष्य हो सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा, न्यायालय ने, कि भैया फाहिदा का भी फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, और यहाँ पर जो ये स्कूल है प्राइवेट स्कूल, इसका भी मूल अधिकार है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्कूल का जो मूल अधिकार है वो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर इस हिजाब को मान्यता नहीं देता है कोर्ट। वो बोल देता है कि बेटे आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग उस अधिकारों से जुड़े हुए जो और बच्चे स्कूल में आते थे। तो यहाँ पर न्यायालय ये फैसला सुनाता है कि बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जा पाएगी, और अगर वो ये बात मान लेती है तो उसे बिल्कुल रोका नहीं जाएगा स्कूल में आने से। और अगर वो ये कहती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ाई नहीं करूंगी, बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अगर कोर्ट ने ये अपने जजमेंट में आगे लिखा कि अगर वो बच्ची कहती है कि मुझे इस स्कूल से अपना दाखिला खारिज करवाना है, तो स्कूल वाले उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसा हम स्कूल से आप जाते हैं एक दूसरे स्कूल में तो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है कि ये बच्चा दंगई तो नहीं है, हमारा तो बहुत ही खराब था, तो वहां पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे कि ये बच्ची हिजाब पहन के आना चाहती थी, ऐसा था वैसा था, आप इसको अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। तो यहां पर कोर्ट ने इसको हिजाब को मान्यता नहीं दी। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं, सरकार अपनी तरफ से उन केसेस को सामने रख रही है जहां पर कोर्ट ने मान्यता दी है, मान्यता नहीं दी है हिजाब को, और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उन केसेस को सामने रख रहे हैं जहां पर कोर्ट ने मान्यता दी है। इसका भविष्य हम क्या देख रहे हैं? इसका भविष्य हम ये देख रहे हैं कि अभी बहुत हाल में एक ऐसा केस सामने आया, क्योंकि अब तो सब लोग आप रूस में और यूक्रेन में ही बिजी हैं। अभी एक बहुत रिसेंटली, उस 4 दिन पहले मामला सामने आया, एक बच्ची स्कूल में सिंदूर लगा के पहुंची और उसको स्कूल ने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते ना, कि एक बच्चे को सिर्फ मना कर देंगे कि आप हिजाब पहन के नहीं आएंगे, आपको तो समानता दिखानी पड़ेगी। तो इसीलिए स्कूल वालों ने उसको मना किया। आप सिंदूर लगा के मतलब इस कॉलेज की बात रही होगी, तो ग्रेजुएट
18 साल से ऊपर की होगी या कुछ भी ऐसा रीज़न रहा होगा, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि बेटा उसकी बाल्यावस्था में उसकी शादी करा दी। तो वो जब कॉलेज में पहुँची तो उसको कॉलेज वालों ने मना कर दिया। तो ऐसी दलीलें दी जा रही हैं, अब सामने आ रही हैं कि जो सरदार सिख समुदाय है वो पगड़ी पहनता है, तो ऐसे तो उसको भी फिर मना करना पड़ेगा। तो बहुत ही असमंजसता वाली ये बात है और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कोर्ट, हमारा जो न्यायालय है वो किस तरीके से फैसला सुनाता है। इसकी ये एक मूल रूप से मैंने आपको इसका एक ढाँचा जो है, बेसिक्स जिसको बोलते हैं, कैसे ये विवाद शुरू हुए और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके बारे में। जैसे हमारा ये मूल अधिकार है 25, जो भी कोई भी हमारा मूल अधिकार है, उसको वो लिमिटलेस नहीं है, मतलब उसका अंत नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि आपके पास बोलने की आज़ादी है तो आप बोलते चले जाएँगे, आप कुछ भी बोल देंगे, आप पड़ोसियों को उल्टा-सीधा बोल देंगे, आप इधर-उधर कुछ भी मुँह से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। या आपको धर्म का अधिकार है तो आप ऐसे नहीं है कि चल मेरा धर्म मान, मार-पीट के उसको बिठा दिया और उसको हिंदू बना रहे हैं या मुसलमान बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं आप कर सकते। तो ये यहाँ पर सीमाएँ लगी हुई हैं कि लोक व्यवस्था, जैसे लोक व्यवस्था की बात दी जा रही है कि भैया ये लोक व्यवस्था के खिलाफ हो सकता है, सदाचार, स्वास्थ्य और ऐसे ही जो 19 का अनुच्छेद है हमारा, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें प्रोवाइड कराता है, कहाँ गया 2019 का 19 है कि वहाँ पर भी आपके बहुत सारे पहले से ही मेंशन हैं। जो सीमाएँ हैं वो वहाँ पर पहले ही मेंशन है कि आप किस तरीके से इन अधिकारों का यूज़ कर सकते हैं। आप सम्मेलन तो कर सकते हैं, बट आप निरायुध, आप हथियार लेके नहीं जा सकते हैं सम्मेलन करने। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी की छत पे चढ़ गए आप और नारे लगाने लगे सरकार विरोधी है, वो मना करे जा रहा है, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। तो आपके अधिकारों पे फुल स्टॉप जो है सरकार ने संविधान के रूप में पहले ही मेंशन किया हुआ है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। अब हमें देखना ये है कि इसमें न्यायालय क्या फैसला सुनाता है। इस क्लास